गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, देखिए रामचंद्र शुक्ल लेसन नंबर 1 चल रहा था मित्रता। मित्रता में कहते हैं छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। पहले आपको मैंने एक पढ़ाया थी, अभी एक पढ़ाया था कि हम लोग ऐसे समाज में अपना प्रवेश करके पढ़ा होते हैं, विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा होती है। ठीक है ना। अब नंबर थर्ड में, नंबर जो थर्ड है कि छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। छात्रावास में देखिए नंबर आ गया थर्ड। थर्ड में लिखा है छात्रावास में, छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। थर्ड नंबर है ना, मित्रता की धुन, मित्रता की धुन सवार रहती है। छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। तो इसको हम देखिए पढ़ते हैं कि छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है, मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग होती है और ना ही उतनी खिन्नता होती है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, बाल मैत्री में जो प्रसन्न करने वाला आनंद होता है, जो आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई देता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं, कितनी जल्दी बातें बिगड़ती हैं, कितना मानना होता है और कितना मनाना होता है। तो सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। तो देखिएगा नंबर थर्ड में ये जो गद्यांश मैंने अभी पढ़ा है लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा है उपयुक्त गद्यांश का आप संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिख दीजिएगा। मित्रता पाठ का लेसन आपने पहले भी लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रामचंद्र जी शुक्ल जी द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, उसके बाद में आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है लिखा है इसमें देखिए, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई देता है, भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। तो लिखा है वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई देता है। जब व्यक्ति जो है छात्रावास में चला जाता है, छात्रावास में जाकर के कहते हैं बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। कैसे कि उस भविष्य के संबंध में वो आगे मतलब जब वो जाता है छात्रावास में तो कैसे सोचता है, उसकी कैसी कैसी कल्पनाएं उसके मन में आती हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं कि हम आज यहाँ पर हैं, कल वहाँ पर जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो मतलब कैसी कैसी कल्पनाएं, कैसे विचार उसके मन में आते हैं और कितनी जल्दी बातें लगती हैं। यदि उसे कोई कुछ कह दे, यदि उससे कुछ जरा सा भी कोई कुछ कह देता है तो कि वो बात जो होती है उसके हृदय को लग जाती है, बेध जाती है। और क्या करती है, कितनी जल्दी मानना होता है और मनाना होता है, मानना और मनाना होता है। तो कितनी जल्दी व्यक्ति मान जाता है और यदि मनाना, और जब एक अपनी सहपाठी की मतलब कोई भी बात किसी को लग जाती है तो क्या होता है, वो उसको मनाता है, वो उसको मनाता है और वो मान भी जाता है। मानना और मनाना, मान जाता है और मनाना भी होता है। सहपाठी की जो मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव बना होता है। हृदय मतलब उस समय सहपाठी की जो मतलब आपस में जो बच्चे बैठ करके पढ़ते लिखते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो उनकी मित्रता में कितना उथल पुथल का भाव भरा हुआ है कि 2 मिनट में उनके मन में कल्पनाएं आती हैं, कोई कुछ कह देता है तो क्या होता है, उनके हृदय को बात लग जाती है और उसके बाद में जो उनका सहपाठी होता है, मित्र जो होता है, वो उसको मनाता है और वो तुरंत मान भी जाता है। तो इतने सारे विचार जो है उसके मन में एक साथ हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। ठीक, अब देखिए किस समय की मित्रता अत्यंत भावपूर्ण होती है। तो लिखेंगे किस समय की मित्रता, बताइए किस समय की मित्रता भावपूर्ण होती है। जब व्यक्ति जो है युवावस्था में प्रवेश करता है। जब व्यक्ति युवावस्था में प्रवेश करता है तो जो उसकी मित्रता जो होती है भावपूर्ण होती है। तो उसकी मित्रता जो कैसी होती है, भावपूर्ण होती है। देखिए
सहपाठी की मित्रता से क्या आशय है? सहपाठी की मित्रता से क्या आशय है? कहते हैं सहपाठी की मित्रता, कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ लिखा है इसमें। तो सहपाठी की मित्रता से क्या आशय है? सहपाठी मतलब जो साथ साथ पढ़ता है बैठ के, जो साथ साथ लिखता है, पढ़ता है, जो साथ क्लास में रहता है, वो दोनों, उससे क्या क्या मतलब है? मतलब दोनों आपस में प्रेम से रहते हैं। कोई किसी को कुछ थोड़ी सी बात कह देता है तो उसको बुरा लग जाता है, वो उसको मना देता है और उसको मान भी जाता है। तो यही होती है सहपाठी की मित्रता, साथ साथ में रहते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, कहते हैं कि मित्र, सहपाठी की मित्रता, किंतु इसकी जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कितनी बातों में भिन्न होते हैं। मतलब युवावस्था की मित्रता कैसी होती है? जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम युवा हो जाते हैं, तो हमारी मित्रता कैसी होती है? दृढ़ होती है, दृढ़, शांत हो जाती है और हम गंभीर प्रकृति के भी हो जाते हैं। और हमारी युवावस्था के जो मित्र होते हैं, बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न भी हो जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। मित्र चाहते हुए भी आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों से चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रगति की यही दो चार बातें देख करके मित्रता हो जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों से इसमें कुछ बातें अधिक चाहिए। कहते हैं कि मतलब मित्र जो होता है, इंसान जब युवावस्था में प्रवेश कर जाता है तो वो क्या सोचता है? वो सोचते क्या मन में सोचता है कि सुंदर सी प्रतिमा हो, मतलब सुंदर उसका चेहरा हो, मुख उसका सुंदर हो, है, और सुंदर सी चाल हो, और वो स्वच्छंद प्रकृति का, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति हो। ये दो चार बातें उन्होंने किसी ने आपस में देख ली तो क्या होता है? हमें मित्रता हो जाती है। पर क्या होता है? जीवन के रूपी, मतलब जीवन रूपी जीवन रूपी संग्राम में साथ देने वाले मित्रों से हमें इनसे भी कुछ और भी अधिक बातें चाहिए होती हैं। कहते हैं मित्र केवल उसे नहीं कहते जो, मतलब मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, उस पर स्नेह ना कर सकें, गुणों की उसकी प्रशंसा तो जरूर करें पर उससे प्रेम ना कर सकें हम लोग, जिससे छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं पर अंदर ही अंदर उसे घृणा करते रहें। तो सच्चे मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। समझा? कहते हैं कि मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें लेकिन हम उससे स्नेह ना कर सकें, हम उससे अपने काम तो निकालते जाएं पर हम उससे क्या करें? पर हम उससे घृणा भी करें। तो ऐसा मित्र नहीं होता है। मित्र क्या होता है? सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मतलब मित्र जो है सच्ची राह दिखाने वाला होना चाहिए। ये रास्ता सत्य है, इस रास्ते पर जा करके तुम्हें आगे बढ़ना है, अच्छा है, तो मतलब वैसा होना चाहिए, अच्छी सच्ची राह दिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा हानि लाभ समझे। मित्रता और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकार के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता भी हो सकती है। राम कैसे थे? राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लेकिन लक्ष्मण कैसे थे? लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। थोड़ी सी बात कह देते थे तो उनको बहुत तेज से गुस्सा आ जाया करता था, लेकिन क्या था? लेकिन दोनों भाइयों में बहुत मित्रता थी। तो कहते हैं यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के व्यक्तियों में मित्रता हो, ऐसा नहीं है। समाज में विभिन्नता को लेकर करके भी, समाज में हमारे तुम्हारी आपस में बातें नहीं मिलती हैं, आते नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी वे हम एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं, हम एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वो गुण हो जो हमारे में नहीं है, वो गुण हो। तो कहते हैं चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। जो चिंताशील व्यक्ति होता है, मतलब जो चिंताओं में डूबा रहता है, वो चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो प्रफुल्ल चित्त का हो, मतलब जो हंसता रहता हो, हर बात, किसी भी बात को मतलब किसी भी बात में कोई चिंता ना करता हो, सोचता ना हो, उसको मतलब धैर्यपूर्वक लेता हो। तो और निर्बल जो होता है, बलि का साथ
बलवान का साथ ढूंढता है, और धीर व्यक्ति उत्साही का साथ ढूंढता है। तो उच्च आकांक्षाओं वाला मतलब उच्च इच्छाओं वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। ठीक है, चंद्रगुप्त जो था कोई उपाय मिल जाए उसके लिए वो चाणक्य की ओर देखा करता था, और नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए इसको देखता था, बीरबल की ओर देखता था। कहते हैं ना अकबर और बीरबल के चुटकुले लिखे होते हैं। तो अकबर जो था सारा दिन राजकाज करता था, तो वो सोचता था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारे मन को प्रसन्न चित्त कर दे। तो अकबर जो था बीरबल का साथ ढूंढा करता था। अकबर जो था बीरबल का साथ ढूंढा करता था। तो देखिए इसमें आपकी जो बुक है मित्र, ये लिखा हुआ मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों के लिए हमने आपको पढ़ाया। तो इसमें भी लिखा है मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए। तो आप लिखेंगे मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। ठीक है ना, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। ठीक, और हमें किस प्रकार का मित्र अपने लिए चुनना चाहिए, हमें किस प्रकार का, हमें जो हमारे मतलब ऐसा मित्र चुनना चाहिए जो एक के हानि लाभ को दूसरा और दूसरे का हानि लाभ समझे, ऐसा मित्र चुनना चाहिए। ठीक, अब देखिएगा नंबर 6 में लिखा है कि कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर, कुसंग जो होते हैं, कुसंग मतलब कुसंगति, कुसंगति माने होता है बुरी संगत। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। वह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का विक्षय कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बनी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन पर दिन अमृत के गड्ढे में गिराती चली जाएगी। तो मैंने आपको कल भी ये पढ़ाया था कि कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है। कुसंगति यदि कोई व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाए, बुरी संगति में पड़ जाए, तो क्या होता है, वो ये सोचता है कि ये बात सही है, इसकी यही चीज़ अच्छी है, तो दिन पर दिन वो क्या होगा, अवनति के गड्ढे में गिर जाएगा। उन्नति का मार्ग जो है मतलब नहीं, उन्नति के मार्ग की ओर बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, अवनति की ओर गिरता चला जाएगा। तो लिखा है लेखक ने कैसे लोगों का साथ ज्वर के समान भयानक बताया है, मतलब कुसंग का ज्वर। लिखेंगे कुसंग का ज्वर, लेखक ने कैसे लोगों का साथ, कुसंगति वाले लोगों का साथ, बुरी संगत का जो साथ होता है ज्वर के समान भयानक बताया है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हो गया नंबर 6। देखिए अब नंबर 6 में आया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही मतलब कुछ समय के लिए वो उनके साथ होते हैं, और क्या होता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ समय के साथ में ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई जो है अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व भूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ती है। तो पहले गद्यांश का संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखा है, बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। कहते हैं यदि किसी के मतलब कोई मतलब बुराई है किसी व्यक्ति में, तो वो इतनी जल्दी जाती नहीं है। कभी कभी हम कोई बात गलत सुन लेते हैं, हमारे कानों में पड़ जाती है, तो वो बुरी बात जो होती है हमारे मन में हजारों वर्षों तक मतलब दिमाग में बनी रहती है। बुराई जो होती है अटल भाव धारण करके बैठ जाती है, मतलब टलती नहीं है, इतनी जल्दी दिमाग से उतरती नहीं है, हमेशा याद रहती है, वो हमेशा ही याद रहती है। और बुरी बातें जो होती हैं धारणा में बहुत दिनों तक टिकी रहती है, बहुत दिनों तक बनी रहती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत जो होते हैं आजकल जो गाने में चल रहे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी याद रहते हैं, उनको सब कुछ याद रहता है, लेकिन उनको अपने पढ़ाई का कुछ भी याद नहीं रहता। पढ़ना उनको आता नहीं है, और ये पढ़ने के लिए कुछ कह दो, लर्न करने के लिए कुछ कह दो तो उनको याद होता नहीं है। तो पर वो गाने याद कर लेते हैं, गानों को पढ़ लेते हैं, पढ़ के लेते हैं, गानों को तो याद सुनते हैं ना, सुनते हैं और उनको याद हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना बुरी बात जो होती है वो दिमाग में बहुत जल्दी जा करके बैठ जाती है, तो उसमें उतनी जल्दी कोई गंभीर कोई अच्छी बात जो होती है उनके मन में नहीं बैठती है। तो लिखा है कैसी बातें हमारी स्मृति में बहुत दिनों तक बनी रहती हैं। कैसी बातें, बुरी बातें जो हैं हमारी स्मृति में बहुत दिनों तक बनी रहती हैं। नंबर 4, चित्त की पवित्रता का नाश किससे होता है। चित्त की पवित्रता का नाश
मतलब चित्त की पवित्रता का नाश किससे होता है? कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब थोड़ा किसी के पास भी कुछ थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ तो बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट, बुद्धि का नाश हो जाता है। तो बुद्धि का जब नाश हो जाता है तो ऐसा प्रभाव जो है चित्त पर पड़ता है, चित्त पर मतलब उनके हृदय पर पड़ता है। तो चित्त पर गलत प्रभाव पड़ने के कारण ही क्या होता है? पवित्रता का नाश हो जाता है। चित्त पर गलत प्रभाव पड़ते ही, बुरा प्रभाव पड़ते ही कैसा? हृदय की पवित्रता का नाश हो जाता है। ठीक, हृदय की पवित्रता का नाश हो जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट लिखा है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में सहायता देना और साहस दिलाना। तुम अपनी निजी सामर्थ्य से बाहर काम पर जाओ, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए जो हमसे अधिक आत्मबल हो, हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए इस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। तो देखिएगा लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहते हैं मित्र का कर्तव्य क्या इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मतलब सहायता देना चाहिए, उनके मन की इच्छाओं को बढ़ाना चाहिए और साहस दिलाना चाहिए कि वो अपनी निजी की सामर्थ्य से मतलब अपनी स्वयं की इच्छा शक्ति से उत्साहित होकर के उन्हें काम पर जाना चाहिए। दूसरों के कहने से नहीं, अपने आप से उन्हें भी ये उत्साह होना चाहिए कि वो अपने काम पर जाएं। ये कर्तव्य किससे पूरा होगा? दृढ़ चित्त के द्वारा, मतलब दृढ़ चित्त मतलब संकल्पी व्यक्ति होना चाहिए, और संकल्पी व्यक्ति होना चाहिए जिसमें आत्मबल होना चाहिए। ठीक, तो सुग्रीव ने किसको अपना मित्र बनाया था? बताइए, देखिए लिखा है सुग्रीव ने किसको अपना मित्र बनाया था? सुग्रीव ने लिखा हुआ है राम का पल्ला पकड़ा था, मतलब सुग्रीव ने राम को अपना मित्र बनाया था। ठीक, मित्र का क्या कर्तव्य होता है? मित्र का कर्तव्य क्या होता है? जो अपने को भरोसे पर छोड़ सके और विश्वास कर सके कि उसमें उनमें किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा, जो पुरुषार्थी होगा, शिष्ट होगा और सत्यनिष्ठ हो। मतलब मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र कैसा होना चाहिए? जो शुद्ध हृदय का हो, हैं पहले लिखिए, शुद्ध हृदय का हो, मृदुल मतलब मीठा बोलता हो, पुरुषार्थी हो और सत्यनिष्ठ हो और जिस पर कि विश्वास किया जा सके। तो मित्र के ये कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक, अब देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि जब मनुष्य एक बार कीचड़ में पैर डाल देता है, तो फिर वो ये नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रख रहा है, और कैसी जगह पैर रख रहा है। तो धीरे धीरे उन बुरी बातों में व्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे चिढ़ने की बात ही क्या है। क्यों? तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। और हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगत से बचे। तो गद्यांश का संदर्भ आप देखिए लिखा हुआ है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है, जब एक बार मनुष्य कीचड़ में पैर डाल देता है तो ये नहीं देखता कि वो किस जगह पैर रख रहा है। कहते हैं जब एक कीचड़ में मतलब बुरी संगत में, जब व्यक्ति एक बार बुरी संगत में जाकर के फंस जाता है और बुरे कार्य करने लग जाता है, तो उसको ध्यान ही नहीं रहता कि मैं क्या गलत कार्य करता हूँ, मैं क्या गलत कार्य कर रहा हूँ। धीरे धीरे क्या होता है, उसकी वही जो आदतें होती हैं, बुरी संगति जो होती है, वो उसी में धीरे धीरे वो फंसता ही चला जाता है और उसको कोई भी बात बुरी नहीं लगती। उसकी जो घृणा होती है उसके साथ में, मतलब मन के प्रति जो द्वेष होता है वो कम होता चला जाएगा और सोचेगा इसमें बुरी बात ही क्या है, जो हम कर रहे हैं इसमें बुरी बात ही क्या है। तो लेखक ने किसको छूट के रोग की बात बताया है? किसको छूट के रोग की बात बताया है? बुरी संगत को। बुरी संगत को छूत के रोग के समान बताया है। तुम्हारा विवेक लिखा है, तुम्हारा विवेक कब कुंठित हो जाएगा? जब तुम ये सोचने मतलब बुरी संगत में जब तुम रहोगे तो तुम्हें उसे चिढ़ मालूम नहीं होगी और उसी से तुम्हारा विवेक जो है कुंठित हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे तुम्हारा विवेक सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाएगी तुम्हें। मतलब गलत संगत में जब व्यक्ति पड़ जाता है तो क्या होता है, उसे सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। उसे वही अच्छा लगता है जो दूसरा बताता है, उसको समझाओ तो भी उसको समझ नहीं आता। तो कहते हैं उसकी बुद्धि जो होता है, विवेक जो होता है, सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है।
ठीक है, और उससे तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, उससे तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। ठीक, इसलिए गद्यांश जो हैं आपके सारे ही हो गए हैं। तो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं, लेकिन आप उसको क्या करेंगे, देखिए गद्यांश जो है आप उसको 1 2 देखिए 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 2 3 नंबर आ गया 4 और उसके बाद में नंबर आ गया 6 के बाद में आता है 7 के बाद में आप लिख लेंगे 7 के बाद में 8 के बाद में आ जाता है 10। आपको एक गद्यांश 1 2 3 4 6 7 8 और 9 लिखने हैं। मतलब ये मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको इनको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, अब इसके पश्चात में इसमें लिखा हुआ है भाषा और व्याकरण। अब इसके बाद में लिखा हुआ है इसमें भाषा और व्याकरण। देखिए यहाँ लिखा हुआ नीचे भाषा व्याकरण। भाषा व्याकरण देखिए नंबर 1, जो शुद्ध ना किया गया हो, लिखा है जो शुद्ध ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं। देखिए जो शुद्ध ना किया गया हो क्या होता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो शुद्ध ना किया गया हो। क्या हो गया, अशुद्ध। रास्ता दिखाने वाला क्या होता है, रास्ता दिखाने वाला होता है पथ प्रदर्शक। रास्ता दिखाने वाला क्या होता है, पथ प्रदर्शक। ठीक है, जो नीति का विशेष ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं, नीतिज्ञ। जो नीति का विशेष ज्ञाता हो उसे कहते हैं नीतिज्ञ। देखिए पहले लिखा है नंबर 1, जो शुद्ध ना किया गया। शुद्ध हो गया। अब देखिए लिखा है रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला लिखेंगे पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक। ठीक है, रास्ता दिखाने वाले को कहते हैं पथ प्रदर्शक। कहते हैं जो नीति का विशेष ज्ञाता हो, नीतिज्ञ। नीति का नंबर 3 आता है नीति का क्या कहलाता है, नीतिज्ञ। नीतिज्ञ कहलाता है, नीति का ज्ञाता नीतिज्ञ कहलाता है। और उसके बाद में जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, नंबर 4 लिखते हैं जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे कहते हैं हतोत्साही। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे कहते हैं हतोत्साही। ठीक, आगे देखेंगे जिसके चित्र में दृढ़ विचार हो उसे क्या कहते हैं, दृढ़ संकल्पी। जिसके चित्र लिखते हैं जिसके चित्र में दृढ़ विचार हो। जिसके चित्र में दृढ़ विचार हो तो लिखते हैं दृढ़ संकल्पी। ठीक है, दृढ़ संकल्पी कहते हैं। ठीक है, जिसका मुख नाश की ओर होगा, नाशोन्मुख लिखेंगे। जिसका मुख नाश की ओर होगा। जिसका मुख नाश की ओर होगा उसे लिखते हैं नाशोन्मुख। ठीक, जिसका मुख
लिखते हैं नाशोन्मुख। ठीक है, आगे लिखा है जो प्रेम का पात्र हो उसे क्या कहते हैं? प्रेमी, प्रेमी कहते हैं। तो आगे देखिएगा, लिखा है मित्रता शब्द में ता प्रत्यय है। ता प्रत्यय से युक्त 4 शब्दों की आप रचना कीजिए। मित्रता, मित्रता में ता प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? बताइए, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है, जो शब्द के अंत में लग करके, जो शब्द के अंत में लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं। मित्र, मित्र से होता है मित्रता। ठीक है, स्वच्छ, स्वच्छ से होता है स्वच्छता। देखिए इसमें लिखा है 4 शब्द बनाने हैं, आप बना दीजिए। जी मित्रता शब्द में ता प्रत्यय है, ता मित्रता हो गया। ता से प्रत्यय से क्या लिखेंगे? स्वच्छता, है ना, निर्बलता, है ना। तो इस तरीके से आप मतलब 3 हमने बताए हैं, आप एक अपने आप से लिखिएगा। ठीक, ठीक है, चारों वर्ड जो होते हैं इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग एवं शब्द बताइए। मतलब उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के आरंभ में लगता है। मतलब उपसर्ग मेन आप समझिए, जो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्द के स्टार्टिंग में लगता है, मतलब प्रारंभ में लगता है, और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो उपसर्ग, तो लिखा है आचरण। आचरण, आचरण के क्या लिखेंगे? लिखिए अनुसंधान, सहानुभूति, कुसंग, अवनति, निर्वाह और कुमार्ग। ठीक है, तो आप इसको अपने आप से भी कर सकते हैं कि उपसर्ग और शब्द अलग अलग करने हैं। उपसर्ग अलग करना है और शब्द आपको अलग अलग करना है। जैसे अनुसंधान लिखा है, अनु, जैसे आचरण लिखा है, आचरण, तो शब्द अलग कर दीजिएगा और उपसर्ग अलग कर दीजिए। तो इसमें उपसर्ग क्या है? आ है ना, तो आ उपसर्ग हो गया और रह गया चरण। आ उपसर्ग है चरण। उसके बाद में आता है अनुसंधान, तो अनु, अनु अलग हो जाएगा, संधान अलग हो जाएगा। ठीक है, सहानुभूति, तो क्या लिखेंगे? सह, सह, सह अनुभूति, सह अनुभूति। सह मतलब क्या है? प्रत्यय नहीं, सह है उपसर्ग और उन्नति है नहीं, सहानुभूति, सह उपसर्ग है और अनुभूति क्या है? शब्द। कुसंग, कु हो गया उपसर्ग और संग हो गया शब्द, मतलब कुसंग। यदि सा लिख देंगे तो सत्संग, सत। अवनति, आ इसमें क्या है? अवनति, आ जाएगा इसमें, आ लिखेंगे वनति, नति, अव प्लस नति, तो हो जाएगा अवनति। निर्वाह, निर्वाह में ना पे जो छोटी की मात्रा लगी हुई है, ना पे जो छोटी की मात्रा